दोस्तों 3 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, फॉर अनअवॉइडेबल रीजंस आज लेक्चर डिले हो गया है। कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था पिछले 2-3 दिनों में, तो पता नहीं आज क्या हुआ, नींद नहीं खुली है और करंट अफेयर्स भी बहुत लेट हुआ और एडिटोरियल भी बहुत लेट हुआ, तो सॉरी फॉर दैट। जो भी चैनल मेंबर्स हैं, चैनल मेंबर्स का नाम मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं लूँगा, उनको वेलकम मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, चूँकि ऑलरेडी ये जो वीडियो है बहुत शाम को लेट जा रही है। मुझे नहीं पता इसको कितने लोग देखने वाले हैं, तो कल जो मैं अपनी एडिटोरियल की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं अपने जो अभी के चैनल मेंबर्स हैं उनका स्वागत करूंगा। आज की वीडियो में चैनल मेंबर्स का स्वागत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी छोटी होने वाली है और पता नहीं कितने लोग देखेंगे, बिकॉज इट इज़ लेट। ज़्यादातर लोग सुबह एडिटोरियल का इंतजार करते हैं। चलिए कोई नहीं, शुरुआत करते हैं अपने इस एडिटोरियल से। पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, नए प्रेसिडेंट बने हैं जाम्बिया के हैकाइंडा हिचिलेमा। तो जाम्बिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझेंगे। ओवरऑल ये ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जाम्बिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वाटर बॉडीज से रिलेटेड एक सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। प्लस ओवरऑल जाम्बिया की पॉलिटिक्स किस प्रकार से चल रही है पिछले कुछ सालों में। ओवरऑल ये जो इलेक्शन का माहौल है अभी जाम्बिया में, इतना पोलराइज्ड क्यों था, इन सब चीज़ों को कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी मैं कहूँगा नॉलेजफुल आर्टिकल है। इनफैक्ट जाम्बिया की पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे बता रखा है, तो इस आर्टिकल को ढंग से देखेंगे। फिर ये आर्टिकल में स्टोरी फॉर्म में आपको समझाऊंगा, हाइड्रो ऑनस्लॉट द हिमालयस कैन नॉट टेक। बेसिकली ये जो हिमालय में इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स किस हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया है। ओवरऑल यहाँ पे जो ऑथर्स हैं वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पहले सरकार कोई एक मीटिंग करती है, उसमें बोलती है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिजायरेबल, फिर एकदम से सरकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे देती है। तो क्या बताया जा रहा है इस आर्टिकल में, इसको समझेंगे। फिर एक आर्टिकल है, देयर इज हैज टू बी स्पेस फॉर भारतीय बामा। वैसे तो ये न्यूज़ मैं पहले आपके साथ कवर कर चुका हूँ। ये किसके साथ रिलेट करती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से कुछ दलित राइटर्स जिनका नाम है बामा फॉस्तिना सुसैराज, फिर सुकिर्त हारनी और महाश्वेता देवी, तो इनसे रिलेटेड जो भी राइटिंग्स है इंग्लिश लिटरेचर में, ये दलित राइटर्स हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी राइटिंग्स थी, जो भी सिलेबस था इंग्लिश लिटरेचर का, उसको हटा दिया गया। अब इस चीज को लेके ओवरऑल काफी बवाल मचा हुआ है, अपोजिशन उठाया जा रहा है कि भाई आप कौन से बेसिस पे इसको हटा रहे हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंटरनल पॉलिटिक्स को दिखाया जा रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंटरनल पॉलिटिक्स को कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि ऊपर से सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंटरनल फंक्शनिंग में इंटरफेयर करके इस प्रकार के कोर्सेज को हटवा रही है। मैं आपको जिस्ट में बता रहा हूं। असल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक एकेडमिक काउंसिल होती है, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एक एकेडमिक काउंसिल होती है। उस एकेडमिक काउंसिल में सारे टीचर्स, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, ओवरऑल कंसोनेंस के साथ डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन यहाँ पे इस एकेडमिक काउंसिल के रोल को थोड़ा नीचा दिखाया गया है। ओवरऑल बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, सरकार के प्रेशर के अंदर आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी दिया गया है कि 2012 में क्या हुआ कि 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके जस्ट 2 साल बाद उनको विड्रॉ कर लिया गया। तो जब शुरू किए गए थे तो बड़े फैनफेयर के साथ शुरू किए गए थे। जब विड्रॉ किया गया गवर्नमेंट के कहने पे, तब एकेडमिक काउंसिल के जो चेयरमैन थे और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो ओवरऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि हमारा लेना देना नहीं है, ये तो ऊपर वाले डिसाइड करते हैं। तो कुल मिला के यूनिवर्सिटी का सिलेबस तय करने में यूनिवर्सिटी के टीचर्स, एकेडमिक काउंसिल, इन सब का एक मेजर रोल होता है, और इनके सरकार की एक्सेसिव इंटरफेरेंस को इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो ये सब बताया जा रहा है। तो कुल मिला के ऑथर बस यही पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि जो दलित राइटर्स हैं जिनके इन टेक्स्ट को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हटा दिया गया है, ये गलत है। एकेडमिक काउंसिल ने यहां सही तरीके से काम नहीं किया है। अंदर की एंट्री केसेस मैंने आपके साथ क्यों नहीं डिस्कस की, क्योंकि अंदर की एंट्री केसेस को कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि वो सीधे सीधे बीजेपी सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कैसे इस्तेमाल करें, देखिए आप किसी भी कास्ट से हो, डजेंट मैटर। आप अगर इस प्रकार की न्यूज को इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो ओवरऑल इंक्लूजन के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सोशल इक्विटी के लिए हमारे देश में क्या किया जाना चाहिए, तो सोशल इक्विटी के लिए इस प्रकार के स्टेप्स, जैसे कि जो दलित राइटर्स थे इनसे रिलेटेड सिलेबस को हटाया गया इंग्लिश लिटरेचर से, ये नहीं करना चाहिए। बस आपको एक लाइन लिख देनी चाहिए और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा डिटेल में आप मत लिखिए, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक्स में जब आप डिटेल में लिखते हो ना, तो जो आपका पर्सनल व्यू पॉइंट है वो सामने आ जाएगा, और वो पर्सनल व्यू पॉइंट सामने आ जाएगा तो आपको नहीं पता है कि आपका पेपर कौन चेक कर रहा है, ठीक है ना, और आपको ये भी नहीं पता है कि उसका पर्सनल व्यू पॉइंट इस चीज में क्या है। तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मेंस के जो
आंसर्स होते हैं उसमें तो कभी इस प्रकार की चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में मत लिखना, वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। हो सकता है आप बहुत अच्छा लिखो लेकिन सामने पढ़ने वाला उसको किस प्रकार से डेसिफर कर रहा है वो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो सोशल इक्वलिटी, देखिए सोशल इक्वलिटी लाने के लिए इस प्रकार के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। ये जो दलित राइटर्स का सिलेबस था इसको नहीं हटाना चाहिए, बस इतनी इंफॉर्मेशन लिखो, इससे ज्यादा मत लिखो, क्योंकि इससे ज्यादा लिखोगे तो आपका व्यू पॉइंट सामने आने लगेगा, और व्यू पॉइंट व्हेन इट कम्स टू कास्ट नहीं दिखना चाहिए, चाहे आप किसी भी कास्ट को। आप, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भाई, यूएन मस्ट इंश्योर दैट तालिबान अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स। देखिए इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बात करूंगा, बहुत बात ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1 महीने की जो इंडिया की प्रेसिडेंटशिप है वो खत्म हो गई। देखिए मैं तो इस प्रेसिडेंटशिप को कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझता। आप सोचिए 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ने एक प्रकार का लॉलीपॉप बांट दिया है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को। टोटल परमानेंट मेंबर्स, टोटल मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के 15 हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। अभी इन 10 नॉन परमानेंट की तो वैसे ही कोई औकात नहीं है, ठीक है। 5 परमानेंट के पास वीटो है। हाँ ये अलग बात है कि ये 15 एक एक महीने के लिए प्रेसिडेंटशिप पकड़ते हैं, तो प्रेसिडेंट का काम होता है मीटिंग्स को डिसाइड करना, ओवरऑल एजेंडा और मुद्दों को डिस्कस करना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के क्या हालात है। इंडिया प्रेसिडेंट था, इंडिया ने यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 मूव किया, उसमें तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, ये वो वीडियो है जो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर बना चुका हूं। इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल मीट विद तालिबान, रशिया एंड चाइना डिफेंडेड तालिबान एंड यूएनएससी 2593 रेजोल्यूशन। इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देख भी लिया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे जो रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज हैं वो किसी भी हाल में किसी भी प्रकार का रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मूव नहीं करने देंगी। तो इंडिया जैसी कंट्रीज भी अपनी नाक बचाए घूमा करती हैं कि हम लोग प्रेसिडेंट हैं, एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन हम लोग पास करने की कोशिश भी करें, ज्यादा बवाल करोगे तो चाइना वैसे भी 1 मिनट में नहीं सोचेगा इंडिया के खिलाफ वीटो करने में। तो कुल मिला के हमने भी अपनी नाक बचाई। हमने, आप कह सकते हो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। इसमें बस तालिबान को यह बताया जा रहा है कि भाई डेमोक्रेसी को मानो, अफगान्स को अपने देश से निकलने दो, वुमेन राइट्स को इंश्योर करो। इसको तक को सपोर्ट नहीं किया चाइना रशिया ने। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ऑथर्स लिखते हैं ना कि यूनाइटेड नेशंस में ये सही तरीके से नहीं हो रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये सब देखिए कोई प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ये बुद्धिजीवी इतना बेसिक फैक्ट भी नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत अलग तरीके से काम कर रही है। फिर यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि मेजर टूल इज इंडिया चेयर्ड तालिबान सैंक्शंस कमिटी। तो तालिबान सैंक्शंस कमिटी मिलने वाली है। इस तालिबान सैंक्शंस कमिटी में तालिबान के अगेंस्ट एक्शन की बात की जा सकती है, ओवरऑल टेररिज्म वहां पे ना हो इसको रोका जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस लेड मल्टीलेटरल ऑर्डर, यूनाइटेड नेशंस लेड मल्टीलेटरल ऑर्डर यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। रीजन भी कि इस प्रकार की एक्टिविटीज में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वॉल्व हो जाता है, और सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान के 2 बाप बैठे हुए हैं, चाइना रशिया। तो देखिए कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए इस आर्टिकल को सीधे सीधे स्किप। फिर बात करते हैं ब्रेक थ्रू चैलेंज। ब्रेक थ्रू चैलेंज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पे एक्चुअली में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ज्वाइन बटन दबा के अगर आप हेल्प कर सकते हैं दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल टू मी। और टेलीग्राम ग्रुप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे अ हाइड्रो ऑनस्लॉट्स द हिमालयस कैन नॉट टेक, देयर इज रॉक सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस टू डिमांड द कैंसिलेशन ऑफ मेनी अपकमिंग एंड अप्रूव्ड हाइडल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई, यहाँ पे सरकार की हाइपोक्रेसी की बात कर रहे हैं ऑथर्स। ऑथर का क्या बोलना है देखिए, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हेन अ मिस्टेक इज अंडरस्टूड एंड सफर्ड वन टेंड्स टू लर्न फ्रॉम इट एंड नॉट रिपीट इट। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमें पता चल जाए कि ये जो काम है ये गलत है, तो हम उसको नहीं रिपीट करते हैं क्योंकि उससे हमको नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स ऐसा उन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं कर रहे हैं जो कि गंगा हिमालय बेसिन में बनाए जा रहे हैं। गंगा हिमालय बेसिन बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, फ्रेजाइल है, तब भी वहां पे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को परमिशन दी जा रही है। ओवरऑल पिछले 1 डेकेड में देखा गया है कि उत्तराखंड के स्टेट में बहुत सारे डिजास्टर्स हो रहे हैं। इन डिजास्टर्स की जब स्टडी की गई तो पता चला कि भाई एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रिसेंटली फरवरी 2021 में जो ऋषि गंगा वैली डिजास्टर हुआ था, जिसमें 200 लोगों की जान गई थी, फ्लड आ गया था, और उस फ्लड के साथ बहुत सारा सिल्ट और डेब्रिस भी बहता हुआ आया और अपने रास्ते में सब कुछ बहाता हुआ ले गया। पूरा का पूरा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसने रास्ते में तबाह कर लिया।
तो इन सब चीजों को देखने के बाद भी अब सरकार ने रिसेंटली 17 अगस्त को जो एफिडेविट सबमिट किया है उसमें उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया गया है जो 50% कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स के लिए मनाही रखी गई है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि नए प्रोजेक्ट्स आगे नहीं अप्रूव होंगे, आगे भी अप्रूव हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसी एफिडेविट की बात हो रही है जो एफिडेविट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट किया है। उन्होंने बोला है कि देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये जो ऑनगोइंग मैटर चल रहा है, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने बोला है कि जो 7 पार्शियली कंस्ट्रक्टेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना उत्तराखंड हिमालयस में, इनको बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पैसा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 50% से ज्यादा का इनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ओवरऑल इनको बनाया जाना बहुत जरूरी है। अब ये सब चीजें सरकार तब बोल रही है जब केदारनाथ की ट्रेजेडी 2013 के बाद से एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया है हिमालयन स्टेट्स में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। एक एक्सपर्ट बॉडी बनी थी, एक्सपर्ट बॉडी 1, केदारनाथ ट्रेजेडी 2013 के बाद, और इस एक्सपर्ट बॉडी ने साफ साफ बताया था कि ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उत्तराखंड में, इसकी वजह से डिजास्टर्स आ रहे हैं। तो अगर हम इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बनना बंद कर दें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डिजास्टर्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। लेकिन उसके बाद से आप देखोगे कि सरकार इस हद तक आमादा थी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बनवाने के लिए कि कमेटी पे कमेटी बनाई जाती रही, और एंड में तब तक ये कमेटी बनाई जाती नहीं जब तक ओवरऑल आप देखो कि अप्रूवल नहीं मिल गया इन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को। तो शुरुआत में एक्सपर्ट बॉडी बनी, एक्सपर्ट बॉडी ने बोला नहीं, नए प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, तब भी सरकार को नए प्रोजेक्ट्स बनाने थे, उन्होंने कमेटी पे कमेटी बनाते गए और तब तक बनाते गए जब तक सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल नहीं मिल गया। हाँ, अप्रूवल थोड़ा बहुत डिजाइन को चेंज करके, डिजाइन को मॉडिफाई करके दिया गया है, बट अप्रूवल तो अप्रूवल है। बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनेगा तो नुकसान तो इकोलॉजी को पहुंचाएगा ही। फिर बात करते हैं जो 17 अगस्त को एफिडेविट फाइल किया गवर्नमेंट ने, इसमें सरकार ने अभी के लिए तो उन 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जो कि 50% से ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, और जो 26 और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड और इन पहाड़ी स्टेट्स में प्लान किए गए हैं, उनके प्रति भी इंक्लाइंड नजर आ रही है सरकार। और ये जो 26 दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको एक एक्सपर्ट बॉडी कमेटी ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी है। एक जो एक्सपर्ट बॉडी 2 बनाई गई थी, बीपी दास कमेटी, बीपी दास कमेटी ने बोल दिया था कि हाँ भाई ठीक है, आप माइनर डिजाइन ट्विकिंग्स के साथ इन प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। जो पहली एक्सपर्ट बॉडी 1 बनी थी, रवि चोपड़ा जिसको हेड कर रहे हैं, तो उसने साफ साफ बोला था कि इन स्ट्रक्चर्स के बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल रिस्क है, इनको मत बनाइए। लेकिन फिर जबरदस्ती कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, और फिर एक्सपर्ट बॉडी 2 ने क्या बोल दिया कि हाँ बना सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑथर का ऐसा बोलना है कि एक प्रकार की लाइजनिंग नजर आ रही है किसके किसके बीच में, सरकार के बीच में और प्राइवेट डेवलपर्स के बीच में। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट डेवलपर्स मिलके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये जो लोगों की जाने जा रही है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज की, जिसने फ्रेजाइल माउंटेनियस इकोलॉजिकल रिजीम्स के बारे में बताया है। ओवरऑल एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में बताया है। इस आईपीसीसी की रिपोर्ट को भी मैंने एक सेपरेट करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस किया था। आप आईपीसीसी मेरे नाम के साथ सर्च मारोगे तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं। मैं करंट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि सरकार अपनी बात पर से पलट रही है। पहले सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया था 5 मई 2014 में, जिसमें सरकार ने माना था कि हाँ भाई जो 2013 के केदारनाथ फ्लड्स थे ये एक्चुअली में एग्रीवेट हो गए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के चलते। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 2 फरवरी 2019 को एक मिनट्स ऑफ मीटिंग लिया था जहां पे ये बोला गया था कि हाँ भाई गंगा बेसिन में कोई नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे 17 अगस्त की एफिडेविट में साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार अभी भी इनक्लाइंड है कि आगे आने वाले समय में वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स ओवरऑल इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक प्रायोरिटी रख रहा है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। मतलब सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे केवल अपना पैसा और प्रॉफिट दे रहे हैं, देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं देख रहे हैं। अच्छा, एक और खास बात है यहाँ पे, ओवरऑल यहाँ पे रिवर सिस्टम्स और पानी के फैक्टर को भी नहीं ध्यान दिया जा रहा है। असल में क्या है कि ये जो हमारी हिमालयन नदियां हैं इनमें पानी कहाँ से आता है, तो एक ग्लेशियर से आता है। ओके, अब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसा बोला जा रहा है कि 2050 तक 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो चूंकि 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बर्फ बहुत तेज पिघलेगी। जब बर्फ बहुत तेज पिघलेगी तो एक सीजन में हो सकता है हमको देखने को मिले बहुत से फ्लड्स हैं और दूसरे सीजन में हमको सूखा देखने को मिले।
और जरूरी नहीं है कि जो हिमालयन नदियां हैं इसमें हमेशा ही इतना पानी बहे। कल की डेट में अगर ग्लेशियर्स सूख गए या रिट्रीट हो गए या ग्लेशियर्स में ज्यादा पानी नहीं बचा तो इन हिमालयन नदियों में भी पानी कम हो सकता है। प्लस यहाँ पे 2-3 चीजें और बता रखी हैं। एक तो इन्होंने ये बता रखा है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है ना वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के पास बने हुए हैं। ओके, तो ये जो आपकी एक्सपर्ट बॉडी 2 बनी थी इसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि कोई भी प्रोजेक्ट मेन सेंट्रल थ्रस्ट के 2000 मीटर नॉर्थ तक आप मत बनाओ। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि ओवरऑल मेन सेंट्रल थ्रस्ट के डेंजरस प्रोपोर्शंस के आसपास ही बहुत सारे यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। प्लस ओवरऑल एक यहाँ पे लॉजिक और दिया गया और उस लॉजिक का नाम है सेडिमेंट हॉटस्पॉट पैराग्लेशियल जोन्स। अभी कहाँ है, जहां पे ग्लेशियर्स है ना वहां पे कुछ जगहों पे सेडिमेंट हॉटस्पॉट है। इसका क्या मतलब है? सेडिमेंट हॉटस्पॉट मतलब कि अगर उस जगह पे बर्फ पिघलती है और ओवरऑल पानी बहते हुए आता है तो वो पानी बहुत सारा डेब्री और सिल्ट लेके आएगा, और ये जो डेब्री और सिल्ट है ये एक्चुअली में तबाही करते हैं। जब एक फ्लड आता है तो फ्लड में बहुत सारा पानी आएगा ना सिर्फ, तो तबाही फिर भी लिमिटेड होगी। लेकिन जब उस पानी के साथ गंदगी, डेब्री, सिल्ट, छोटे छोटे रॉक के टूटे टूटे पत्थर ये जब बहते हुए आएंगे ना, ये भाई सब कुछ रास्ते से उड़ा के ले जाते हैं। तो पानी और डेब्री सिल्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। और हमारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं वो इनके डाउनस्ट्रीम में बने हैं। पानी तो बह के आएगा ही आएगा, साथ साथ ये जो सेडिमेंट हॉटस्पॉट पैराग्लेशियल जोन्स है ना वो वाला पानी बहते हुए आएगा तो अपने साथ बहुत जबरदस्त तरीके से सेडिमेंट और डेब्री लेके आएगा और रास्ते में सब कुछ उखाड़ता हुआ लेके जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हैं। और ये डैम्स अर्थक्वेक वगैरह के समय पे कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये हमने नेपाल का जो 2015 का अर्थक्वेक आया था उससे देखा था। बहुत सारे जो डैम्स थे आपके नेपाल के वो 2015 के नेपाल अर्थक्वेक में ब्रीच हो गए थे, जिसके चलते जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के चलते प्रेशर आ रहा है हमारे इन्वायरमेंटल सिस्टम्स में। पहाड़ों पे जबरदस्ती जो हम काट काट के रोड बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, इससे इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी आती है। पहाड़ों में वैसे ही सीस्मिसिटी है क्योंकि यूरेशियन प्लेट और ऊपर नीचे की हमारी इंडियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं। फिर ये जो ऋषि गंगा ट्रेजेडी हुई, 2012-13 के जो केदारनाथ डिजास्टर आया था, इन सब से तो खतरा है ही। ऊपर से आप देखो कि सिर्फ उत्तराखंड में डैम्स प्रोलिफरेट नहीं कर रहे हैं, सिक्किम में भी डैम बनाए जा रहे हैं। 2007 में सिक्किम ने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पेयर्स के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भैया 5000 मेगावाट का एक डैम बनाएंगे। अरुणाचल प्रदेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था 2010 में 40,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो कुल मिला के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे प्लेयर्स भी पीछे नहीं है। अगर आप देखिए तो 2008 में ही सेंट्रल सिक्किम में 510 मेगावाट का तीस्ता 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया है। अब देखिए, सारे जितने भी स्टेट्स हैं वो सब डेवलपमेंट चाहते हैं। अब नो डाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जब बनते हैं तो उस पर्टिकुलर लोकल इलाके में आपकी बिजली पहुंचती है। उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बनने के चलते वहां पे पूरी की पूरी टाउनशिप डेवलप होती है, लोकलाइज डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, फायदा तो है, इकोनॉमिक फायदा, बट लॉन्ग टर्म में उसके इकोलॉजिकल घाटे भी हैं। और ये इकोलॉजिकल घाटे जब आते हैं ना तो एकदम से 100, 200, 300, 500 लोगों की जान ले जाते हैं। प्लस जो भी डेवलपमेंट हुआ होता है उसका अच्छा खासी तबाही मचा देते हैं, ओवरऑल नुकसान कर देते हैं। हमारे एनवायरमेंट को तो धीरे धीरे करके वो चूस ही रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे बताई जा रही है। इसलिए यहाँ पे जो ऑथर हैं जो कि मल्लिका भनोत जी हैं, मेंबर हैं ये गंगा आह्वान की, और सीपी राजेंद्रन भी है, एडजंक्ट प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु में। इनका ये बोलना है कि भाई सरकार को इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को तुरंत रोक देना चाहिए, इनको यहाँ पे प्रमोट करना सही नहीं है। अब ये तो इनका व्यू पॉइंट है। सरकार तो सरकार है, जो करना चाहिए वो सरकार ही करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक थ्रू चैलेंज। वैक्सीन मेकर शुड मूव टू मेकिंग वैक्सीन फॉर द डेल्टा वेरिएंट्स। देखिए, अगर हम देखें तो अब तक हमारे देश में 66 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। इंडिया अपनी आधे से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन को एक डोज दे चुका है और लगभग 16% आबादी को डोज दे चुका है। ओके, एक स्मॉल डिसर्नेबल राइज देखने को मिला है इन द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस। अगर आप बात करो तो कलकत्ता में बहुत सारे बल्क ऑफ इन्फेक्शंस आ रहे हैं। ऐसा बताया गया कि वहां पे सेरो पॉजिटिविटी थोड़ी कम है, इसलिए वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा आ रहे हैं। एक बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस मतलब आपको दोनों डोज वैक्सीन की मिल चुकी है, 14 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोरोना हो गया तो वो हो गया ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस। रिसेंटली सीएसआर के साइंटिस्ट ने 600 जो फुल्ली वैक्सीनेटेड केयर वर्कर्स थे उनमें देखा कि भाई उनमें भी फिर से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। सीएमसी वैल्यूर और पीजीआई में जब चेकिंग कराई गई तो 1 से 10% फुल्ली वैक्सीनेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स को फिर से हो गया था आपका कोरोना वायरस। अच्छा, हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, रीजन मीन कि वो रोज कोरोना के पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, तो उनको तो होने के चांसेस ज्यादा ही है ना।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सारे केसेस में 5% से भी कम में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है। मतलब अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो आपको कोरोना वायरस होगा भी तो भी सीवियर नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। फिर इस प्रकार के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के केस इंटरनेशनली भी देखेंगे। अगर आप यूएस और इजराइल की बात करो तो इजराइल और यूएस ये दो ऐसी कंट्रीज है जहां पे वैक्सीनेशन कवरेज बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल इन्फेक्शन है वो अनवैक्सीनेटेड में ही ज्यादा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में केसेस लिमिटेड है। अब सबसे खास बात यह है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के लिए इंडिया में और यूएस में जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो है डेल्टा वेरिएंट और उसके सब लीनिएजेस। ठीक है, जो हमारा सार्स, ये जो इंसाकॉग है हमारा, इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, इसका ये बोलना है कि जितने भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के केसेस हैं इंडिया में ये एक्सपेक्टेड है। इतने तो देखो एक्सपेक्टेड थे, आएंगे ही आएंगे। ओवरऑल अगर आप वैक्सीन की बात करो तो नो डाउट जो वैक्सीन बनाई गई है वो इफेक्टिव हैं। हाँ, उनकी इफेक्टिविटी डेल्टा वेरिएंट के सामने थोड़ी कम हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। हमारी वैक्सीन की एफिशिएंसी वैसे तो बहुत है, बट व्हेन इट कम्स टू डेल्टा वेरिएंट्स एंड इट्स अदर वेरिएंट, तो उसके सामने इन वैक्सीन की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। और ये बात तो है ही कि जो हमारे वायरसेस हैं वो इवॉल्व करते हैं। ये जो वैक्सीन बनाई गई है वो ओरिजिनल उस वायरस के लिए बनाई गई है जो वुहान चाइना से निकला था, लेकिन अब वायरस काफी म्यूटेट कर चुका है, काफी अपने फॉर्म को यहाँ पे बदल चुका है। अब सबसे खास बात यह है कि जो भी वैक्सीन बनाई गई है उसमें mRNA वैक्सीन और DNA वैक्सीन का ऐसा बोलना है कि ये दो ऐसी वैक्सीन है जिनको री इंजीनियर किया जा सकता है बहुत जल्दी। तो mRNA और DNA दो ऐसी वैक्सीन है जिनको आप इमीडिएटली री इंजीनियर करके नए फॉर्म्स बना सकते हो आप वैक्सीन के। ठीक है, अब बात यह है कि कस के डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, बाकी वेरिएंट्स फैल रहे हैं। ऐसे वेरिएंट जैसे म्यू वेरिएंट हो गया, जैसे कि सुबह के करंट अफेयर्स में, जो दिन में मैंने करंट अफेयर्स डाला उसमें मैंने बताया, इस प्रकार के वेरिएंट्स जिसमें अभी की वैक्सीन काम नहीं कर रही हैं, तो हमको क्या करना है, वैक्सीन को ट्वीक करना है। हालांकि बात यह है कि वैक्सीन को ट्वीक करने की जरूरत कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई है। इतना जल्दी हमने नहीं सोचा था, साइंटिफिक कम्युनिटी ने सोचा था कि ठीक है भाई वैक्सीन बन जाएगी तो कम से कम 2-3 साल तक तो वैक्सीन चलेगी, उसके बाद ही कोई इफेक्टिव वेरिएंट आएगा। इतना तो साइंटिफिक कम्युनिटी भी तैयार नहीं थी कि इतनी जल्दी भाई वैक्सीन के अगेंस्ट इफेक्टिविटी आ जाएगी इन वायरसेस के अंदर, बट आ चुकी है। तो अभी के लिए पूरी दुनिया इस बात से स्ट्रगल कर रही है कि वैक्सीन से आप वैक्सीनेट कर दो लोगों को, जबकि अब ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिल गए कि ये वैक्सीन नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को अपनी वैक्सीन को ट्वीक करना चाहिए। बट क्या ट्वीक कर पा रहे वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स? अभी तक तो ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो नए वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि रिसेंटली कुछ नए वैक्सीन को इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन मिला, जैसे जैनसन एंड जैनसन को मिला है। तो ओवरऑल जो नई वैक्सीन को अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल रहा है वो बनाई किसके लिए गई है? ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन के लिए बनाई गई, जबकि कोविड म्यूटेट कर चुका है। तो बेटर ये रहेगा कि जो नई कोविड वैक्सीन जिनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है ये अपने आप को ट्वीक करके डेल्टा वेरिएंट और हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट के अगेंस्ट भी अपने आप को इफेक्टिव बनाए, ना कि पुराने ही कोविड स्ट्रेन के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करें। समझ गए? मतलब ऑथर यहां पे बोल रहा है कि नए वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जिनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल रहा है वो अपनी वैक्सीन को ट्वीक करना शुरू कर दें, पुराने ही वेरिएंट के प्रति इम्यूनिटी ना दें, क्योंकि वो डेल्टा वेरिएंट के सामने इफेक्टिविटी उतनी है नहीं वैक्सीन की। बट ये तो इन वैक्सीन के लिए घाटेमंद सौदा हो जाएगा ना। जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनी बोलेगी भाई हमने तो इतने समय तक थीसिस की इतना पैसा खत्म किया, अब तुम बोल रहे हो कि ट्वीक करके दूसरी लेके आओ। अरे हम थोड़ा बेचेंगे, थोड़ा पैसा कमाएंगे। ये दान धर्म तो कर नहीं रही है प्राइवेट कंपनीज, ये पैसा कमाने के लिए ओवरऑल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। तो एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया गया, अच्छा व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट ये है कि अभी की वैक्सीन को इमीडिएट बेसिस पे ट्वीक करने की जरूरत है और नए कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के अगेंस्ट इनको इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। हालांकि इस चीज के लिए ना ही हमारी सरकारें तैयार थी और ना ही हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स तैयार थे। सब लोगों को लग रहा था कि अभी 1-2 साल तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम एकदम से हमारे ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हिची लैमास हरक्यूलियन टास्क। भैया नए प्रेसिडेंट आ गए हैं आपके जाम्बिया के। अगर आप जाम्बिया का नक्शा देखिए तो ओवरऑल जाम्बिया कौन कौन से देशों के साथ बाउंड्री बनाता है? नॉर्थ में दिख रहा है आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेस्ट में दिख रहा है अंगोला, एक छोटी सी बाउंड्री यहाँ पे नामीबिया के साथ बनी, देखिए नामीबिया का कुछ इस तरीके का है। ठीक है, आप देख रहे हो ना किस प्रकार की 90 डिग्री वाली लाइनें, एकदम स्ट्रेट लाइनें हैं अफ्रीका में। ये स्ट्रेट लाइनें एक्चुअली में इसलिए हैं क्योंकि पहले के सारे देश कॉलोनियल कंट्रीज के अंदर थे। स्पेन, पुर्तगाल, यूके, फ्रांस, इस प्रकार की कंपनीज यहाँ पे रूल करती थी, इनकी कॉलोनीज हुआ करती थी, बाद में कंट्री बन गई।
बहरहाल उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जाम्बिया के वेस्ट में अंगोला, नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक बाउंड्री यहाँ पे नामीबिया के साथ, इधर एक बाउंड्री बोट्सवाना के साथ, फिर जिम्बाब्वे के साथ साउथ में कह लीजिए या साउथ ईस्ट में कह लीजिए, एक बाउंड्री यहाँ पे मोजाम्बिक के साथ लग रही है, मलावी के साथ भी लग रही है जाम्बिया की बाउंड्री, तंजानिया के साथ भी लग रही है। तो आप कह सकते हो कि जाम्बिया इज अ लैंडलॉक कंट्री। लेकिन इसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल है। यहाँ पे आपको 3 लेक्स दिख रही हैं। अगर ये जाम्बिया है तो एक लेक आपको ये दिख रही है, इसको मैं बोलता हूँ लेक नंबर 1। एक लेक आपको ये दिख रही है, इसको मैं बोलता हूँ लेक नंबर 2। ये जो लेक नंबर 2 है ये तंजानिया, युगांडा और केनिया तीनों में आती है। और तीसरी आपको दिख रही है यहाँ पे लेक नंबर 3। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए लेक नंबर 1 का नाम क्या है, लेक नंबर 2 का नाम क्या है, लेक नंबर 3 का नाम क्या है। लेक नंबर 1 कौन कौन सी कंट्रीज में, लेक नंबर 2 कौन कौन सी कंट्रीज में, लेक नंबर 3 कौन कौन सी कंट्रीज में। ये सब मैंने आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज में पढ़ाया। एक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो भी अपना वर्ड एटलस उठाओ और उसमें इसको नोटिफाई करो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता है मैं आपको रिवाइज करने का। और ये सारी की सारी यहाँ पे लेक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि जाम्बिया न्यूज में। तो भाई नए जाम्बिया के प्रेसिडेंट आ गए हैं, हैकेंडे हिचलेमा। लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली इनको 12 अगस्त को। ओके, इन्होंने एक बहुत ही अनपॉपुलर रूलर को यहाँ पे हराया है। ये जो हैकेंडे हिचलेमा है, ठीक है भाई, ये यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के हैं। इनको अपने अपोजिशन कैंडिडेट से 1 मिलियन वोट ज्यादा मिले। अपोजिशन में कौन था? एडगार लुंगू, पैट्रियोटिक फ्रंट के। बहुत पोलराइज्ड क्लाइमेट में ये इलेक्शंस हुए हैं। पहले एडगार लुंगू यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट बन गए हैं हैकेंडे हिचलेमा। अब जब ये इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इन इलेक्शंस में कुछ फ्रॉड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आर्मी पेट्रोल्स हो रहे थे, जब वोटिंग हो रही थी उससे पहले बड़े बड़े आर्मी के पेट्रोल घूम रहे थे शहरों में। साइबर सिक्योरिटी लॉ लेके आया गया था कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा। फेक न्यूज को डिसेमिनेट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स लेके आए गए थे। इलेक्शन डे वाले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया। इंटिमिडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया को डराना। तो ये सब चीजें एडगार लुंगू जब कर रहे थे तो ओवरऑल पूरे देश को ये डर था कि भाई यहाँ पे इलेक्शंस रिग्ड हो सकते हैं, हो सकता है इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से ना हो। लेकिन लोग भी यहाँ जोश खोश में सामने आए। 70% यहाँ पे वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। और ओवरऑल मिस्टर लुंगू ने यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं जिसके चलते ओवरऑल इनकी जो आप कह सकते हैं ना कि रूल करने की कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही थी। ये एक्चुअली में अपने आप को एक डेमोक्रेटिक राजा की तरह अपना जो टर्म था प्रेसिडेंसी का बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि देखिए प्रेसिडेंट के लिए 2 टर्म की लिमिट होती है, तो इन्होंने पहले फुल टर्म काटा था और दूसरा टर्म इन्होंने अपने प्रेडिसेसर प्रेसिडेंट के मरने के बाद काटा। मरने के बाद जाने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इनका ये बोलना था, बहुत सारे लोग बोले थे कि 2 टर्म्स हो चुके हैं मिस्टर प्रेसिडेंट लुंगू के, तो अब ये नहीं खड़े हो सकते इलेक्शंस में। लेकिन ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जाम्बिया की, उसने बोला कि देखिए जो सेकंड टेन्योर था मिस्टर लुंगू का वो बाय इलेक्शन के बेसिस पे हुआ था, ठीक है ना। और उससे जो टेन्योर बना है मिस्टर लुंगू का, उसको पूरा फुल टेन्योर नहीं मान सकते। इसलिए टेक्निकली यहां पे जाम्बिया के प्रेसिडेंट एलिजिबल हो गए तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि जो 2 टर्म्स इन्होंने पहले काटे थे उसमें एक टर्म पूरा नहीं था, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? इन्होंने इलेक्शन की मेथोडोलॉजी में कुछ चेंजेस किए। देखिए 2 स्टेज इलेक्शन प्रोसीजर होता है जाम्बिया में। पहले स्टेज में इलेक्शन होगा, दूसरे स्टेज में इलेक्शन होगा। अब एक स्टेज में इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट है उसको 50% वोट्स प्लस 1 वोट चाहिए होता है। लेकिन यहां पे मिस्टर लुंगू एक कानून लेके आने की कोशिश कर रहे थे जिसमें अगर मान लो 50% प्लस 1 वोट नहीं आ पा रहे हैं तो ओवरऑल उस स्टेज ऑफ इलेक्शन को जीतने के लिए वो कॉलिशन बना के ओवरऑल अपनी बादशाहत को स्थापित कर सके। इस प्रकार का कुछ नया नियम कानून यहाँ पे जुगाड़ से बढ़ाने की कोशिश की जाम्बिया के प्रेसिडेंट ने। वो कोशिश इनकी फेल हो गई, क्योंकि वो पास नहीं हो पाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया इनके पार्लियामेंट में। फिर क्या बोला जा रहा है कि भाई ओवरऑल देखिए होता क्या है कि जब भी वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद आप समझिए हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो समय समय पे वोटर आईडी कार्ड इशू करता है, बहुत सारे नियम कानून इंप्लीमेंट करता रहता है। तो हुआ ये कि जब पहले इलेक्शंस खत्म हुए ना, उसके बाद इलेक्टोरल कमीशन ने जो भी वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसको डेफर कर दिया बहुत लंबे समय के लिए। और अगस्त 2021 से बस 1 साल पहले ये वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। अब क्या होता है, मान लो एक इलेक्शन हुआ और उसके 5 साल बाद दूसरा इलेक्शन हुआ, तो वोटर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है और जो उनके इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है वो तो लगातार चलना चाहिए बीच में, लेकिन लगातार नहीं चलाया गया। शुरुआत में ब्लॉक कर दिया गया, बस आखिरी के 1 साल चलाने के लिए रखा गया। तो यहां पे लगा कि मिस्टर लुंगू यहाँ पे ओवरऑल अपनी ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल करके बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको वोटर आईडी कार्ड नहीं देंगे,
उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, उनकी उम्र बढ़ने के साथ उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, इसके बेसिस पे वोटिंग के प्रोसेस को यहाँ पे अफेक्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के बहुत से इल्जाम लगाए गए थे मिस्टर लुंगू के ऊपर। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद भी वो हार गए और मिस्टर हिचिलेमा यहाँ पे जीत गए। मिस्टर हिचिलेमा एक बिजनेस टाइकून है। सबसे पहला तो इनका जो टारगेट होगा वो जाम्बिया के पब्लिक फाइनेंसेस को सही करना होगा। एक बेल आउट पैकेज के ऊपर निगोशिएशन चल रहा है जाम्बिया का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और सेंट्रल बैंकर्स का बोलना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जाम्बिया को डील साइन कर लेनी चाहिए। जाम्बिया ऑलरेडी अपने $12 बिलियन के एक्सटर्नल डेप्ट पे डिफॉल्ट कर चुका है, तो जरूरी यहां पे यह है कि जाम्बिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को सुधारा जाए। ओके, गवर्नमेंट को G20 इनिशिएटिव के अंदर कंसेशनल टर्म्स ऑफ रीपेमेंट मिला है। अच्छा, जो प्राइवेट बॉन्ड होल्डर्स हैं, क्या होता है ना कि जाम्बिया की सरकार अपने बॉन्ड रिलीज करती है और बहुत सारे लोग उस बॉन्ड्स को खरीदते हैं, तो जाम्बिया की सरकार को वापस करना है इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट वापस करने के बाद भी पैसा नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे इन्वेस्टर्स एक और बात से नाराज है। ये जो चाइनीज इन्वेस्टर्स होते हैं ना, आपको पता होगा कि चाइनीज ट्रेडिंग बड़ी सीक्रेट होती है। तो चाइना वाले हर दुनिया भर के मार्केट में जाएंगे और वहां की सरकारों को लोन देंगे, लेकिन वो लोन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे दे रहे हैं ये कभी पब्लिक नहीं किया जाता है। तो चाइना ने ऐसा ही बहुत सारा लोन जाम्बिया की सरकार को भी दे रखा है। अभी जाम्बिया की सरकार चाइनीज इन्वेस्टर्स को कितने प्रतिशत ब्याज दे रही है ये किसी को भी नहीं पता है। तो जो नॉन चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं जाम्बिया के बॉन्ड्स में, वो इस बात से परेशान है, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चाइना वाले कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहे हैं, इनको कितना रिटर्न मिल रहा है, कहीं इनको ज्यादा रिटर्न तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव होती हैं, ये बात हमको पता है। प्लस हमको ये भी समझना है कि यहाँ पे इस समय पे जाम्बिया को इंटरनेशनल मदद की जरूरत है। तो एक इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है यहाँ से जाम्बिया पे। अब वो इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी कब तक मिल सकती है इसके बारे में हमको देखिए ज्यादा जानकारी है नहीं। कुल मिला के यहाँ पे एक और मुद्दा यह है पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज। जो इससे पहले कि मिस्टर लुंगू थे, उनके राज में लोगों की पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज को दबाया गया है। ऐसा बोला गया है कि जो जाम्बिया की डेमोक्रेसी है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इरोडिंग डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। उनके प्रेसिडेंट अपने मन मुताबिक कुछ भी कर रहे हैं, लोगों के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसा 2021 की रिपोर्ट बोलती है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट की। तो ये जो सिविल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इरोड हो रही है जाम्बिया में, इनको भी बहुत अर्जेंट स्केल पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और ये टास्क भी मिस्टर हिचिलेमा के हाथ में है। तो ओवरऑल मिस्टर हिचिलेमा के हाथ में काफी मुश्किल टास्क है। वो कितने कर पाते हैं और कितने नहीं कर पाते हैं, ये आगे आने वाले समय में हमको पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आज के इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से आपको कुछ सीखने को लगा हो। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या मेरा आप आज का एडिटोरियल आपको कुछ फास्ट लगा? क्या मेरे समझाए हुए कंसेप्ट्स आपको एक बार में समझ में आ गए, या फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ? क्योंकि मैंने आज का एडिटोरियल थोड़ा तेज समझाया है। तो तेज समझाने में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मैं पढ़ के अपने एडिटोरियल को उस हिसाब से अमेंड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और ज्वाइन बटन जरूर दबाएं, अगर दबा सकते हैं। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।